Hello everyone, today I am going to cover part 5 of our Super MCQ series which is based on William Wordsworth. So please watch all previous videos to know all about which I have mentioned in earlier videos, and also join our Telegram channel to get PDF. So without delay, let's start. MCQ number 101. The prelude was written in. Prelude को लिखा गया है blank verse, free verse, Shakespeare style, B and C. B and C. What will be correct answer? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ब्लैंक वर्स। आपको हम बता दें प्रिल्यूड को 1850 में इनकी वाइफ मैरी हचिनसन ने पब्लिश किया था, इनकी डेथ के 3 मंथ्स के बाद। यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ के 3 मंथ्स के बाद इनकी वाइफ मैरी हचिनसन ने 1850 में प्रिल्यूड के नाम से पब्लिश की थी इनकी पोएम्स को। अच्छा, प्रिल्यूड जो नाम दिया वो इनकी वाइफ ने दिया था। उससे पहले जो प्रिल्यूड को नाम दिया था विलियम वर्ड्सवर्थ ने वो दिया था पोएम टू कोलरिज। क्या दिया था? पोएम टू कोलरिज को नाम दिया था। ठीक, तो जब इन्होंने इसको 1798 में लिखना शुरू किया था और 1799 तक इन्होंने लिखा उस टाइम पर, तो इस टाइम इसको 2 पार्ट प्रिल्यूड कहा गया था। क्या कहा गया था? 2 पार्ट प्रिल्यूड। उस टाइम पर कहा गया था इसको 2 पार्ट्स, उस टाइम पर 2 पार्ट्स प्रिल्यूड कहा गया था। ठीक है, लेकिन जब इसको 1805 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने कंप्लीट किया था 13 बुक्स के अंदर। उस टाइम पर कितनी बुक्स थी? 13 बुक्स थी। लेकिन जब इनकी डेथ हो गई तो 1850 में इनकी वाइफ ने 14 बुक्स में इसको पब्लिश किया था। कितनी बुक्स में? 14 बुक्स में। और नाम दिया था इसको क्या? प्रिल्यूड। ओके, ये आपको याद रखना है। मतलब इसका नाम उन्होंने क्या रख रखा था? पोएम टू कोलरिज दे रखा था। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट वन इज 102. The second version of prelude consist of. सेकेंड वर्जन जो था प्रिल्यूड का वो कितनी बुक्स कंसिस्ट करता है? अभी मैंने आपको बताया था 1805 में जो वर्ड्सवर्थ ने इसको लिखा था वो 13 बुक्स में लिखा था। तो कितनी बुक्स थी इसमें? 13 बुक्स थी। इसको जो ओरिजिनली पब्लिश किया गया था वो किया गया था 1850 के अंदर। किसने किया था? इनकी वाइफ मैरी हचिनसन ने किया था। ये आप याद रखें। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन जो कि है नंबर 103. द 8th बुक ऑफ प्रिल्यूड एक्सप्लेन द मेमोरीज ऑफ. जो 8th बुक है प्रिल्यूड की वो मैं किसकी मेमोरीज को एक्सप्लेन करती हूँ? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लव ऑफ नेचर लीडिंग टू लव ऑफ मैन। लव ऑफ नेचर लीड कहाँ को कर रहा है? टू लव ऑफ मैन को लीड कर रहा है। यहाँ ये इसको शो किया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट वन जो कि नंबर 104. The sense of joy expressed by prelude book first is. जो सेंस ऑफ जॉय है जो प्रिल्यूड की बुक फर्स्ट ने एक्सप्रेस किया है, सेंस ऑफ जॉय वो कौन सा है वो आपको बताना है। डीप है, लो है, हाई है, स्पिरिचुअल है। जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डीप। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन इज नंबर 105. वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस हु सेड. ये किसने कहा है कि वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस? इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो है ऑप्शन नंबर डी, टेनिसन ने कही है लाइन। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन. वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न इन. वर्ड्सवर्थ का जन्म कहां पर हुआ था? ये तो आप जाने गए होंगे। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, कोकरमाउथ। अच्छा, वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ है वो हुआ है 7 अप्रैल 1770 में, और जो उनकी डेथ हुई है वो हुई 23 अप्रैल 1850 में। ये आपको याद आता है। पोएट लॉरेट कब बने थे? पोएट लॉरेट बने थे 1843 के अंदर। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो है नंबर 107 है। ठीक है, वर्ड्सवर्थ वेंट टू फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड इन 1790 अलोंग विद हिज फ्रेंड. पूछा गया वर्ड्सवर्थ जो है फ्रांस और स्विट्जरलैंड गए थे 1790 के अंदर अपने फ्रेंड के साथ में। उस फ्रेंड का नाम बताना है। तो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट जोन्स। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वन इज नंबर 108. द ओनली प्ले रिटन बाय वर्ड्सवर्थ वाज. वर्ड्सवर्थ ने ओनली प्ले लिखा है, सिर्फ एक ही प्ले लिखा है। उस प्ले का नाम पूछा गया है, कौन सा है? करेक्ट आंसर जो है उसका ऑप्शन नंबर डी है, द बॉर्डर्स. इस बॉर्डर्स के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। इस बॉर्डर को लिखा गया है वो लिखा है 1795 से लेकर 1797 में लिखा गया है। बॉर्डर्स है तो प्रोज फॉर्म में लिखा होगा, आप सोच रहे होंगे, लेकिन इसको लिखा है वर्ड्स फॉर्म के अंदर।
किसमें, वर्ड्स फॉर्म के अंदर। और ये एक ट्रेजेडी है, क्या है, ये एक ट्रेजेडी है। इसमें एक्ट जो है वो 5 एक्ट हैं। कितने एक्ट हैं इसके अंदर, 5 एक्ट हैं, ठीक है। ये आप याद रख लें, ये इसके फैक्ट्स हैं जो इसको आपको लर्न करने चाहिए। इसके बाद देखते हैं नंबर 109, अ लॉन्ग रिलीजियस पोयम रिटन बाय वर्ड्सवर्थ दैट बिकेम एक्सट्रीमली पॉपुलर ड्यूरिंग 19th century was। अ लॉन्ग रिलीजियस पोयम रिटन बाय वर्ड्सवर्थ दैट बिकेम एक्सट्रीमली पॉपुलर इन 19th century में। वो लॉन्ग रिलीजियस पोयम कौन सी है, वो है ऑप्शन नंबर ए, द एक्सकर्जन, ठीक है। एक्सकर्जन को लिखा था, पब्लिश किया गया था 1814 के अंदर। कब पब्लिश किया था, 1814 में। इसको जो इनकी द रिक्लूज है, जो द रिक्लूज है उसका सेकंड पार्ट माना जाता है। कौन सा, सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट माना जाता है प्रिल्यूड को, ठीक है। ये लिखी है इन्होंने ब्लैंक वर्ड्स के अंदर, किसमें लिखी है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखी है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज नंबर 110। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज नेम्ड एज पोएट लॉरिएट इन। पूछा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरिएट कब बने थे, ये तो आपको पता ही होगा आई थिंक। तो वो बने थे 1843 में। कब तक रहे थे, 1853 तक रहे थे, जब तक उनकी डेथ हुई थी। इससे पहले थे रॉबर्ट साउथी। कौन थे, रॉबर्ट साउथी थे। विलियम वर्ड्सवर्थ से पहले रॉबर्ट साउथी थे। विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद कौन थे, टेनिसन थे। कौन थे, विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन थे। इसके बाद देखते हैं हम एमसीक्यू नंबर 111, वर्ड्सवर्थ वाज अवार्डेड बाय द गवर्नमेंट अ सिविल लिस्ट पेंशन ऑफ। पूछा गया है कि वर्ड्सवर्थ को एक सिविल लिस्ट पेंशन जो है अवार्ड की गई थी, गवर्नमेंट ने की थी, वो उसका अमाउंट पूछा गया है। व्हाट विल बी आंसर, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, 300 वो पर ईयर को प्रोवाइड की गई थी। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, वो है नंबर 112, अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट अ थीम ऑफ प्रिल्यूड। इन सब में से कौन सी थीम नहीं है प्रिल्यूड की। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेस नहीं है। बाकी लाइट है, फिल्थ है और टाइम है, ये सब उसके पार्ट हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, नंबर 113, द प्रिल्यूड रिटन बाय वर्ड्सवर्थ एक्सप्लोर द थॉट ऑफ। किस टाइम के थॉट्स को उन्होंने इसमें एक्सप्लोर किया है, तो टाइम है चाइल्डहुड का, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, द होप इन बुक फर्स्ट ऑफ प्रिल्यूड gives detail on the many possibilities for poetic inspiration of marriage, active days, friends with death। होप जो है वो डिटेल प्रोवाइड कराती है, बताइए कौन सी, वो कराती है एक्टिव डेज की, बुक फर्स्ट के अंदर प्रिल्यूड में, ठीक है। ये आपको बताते हैं प्रिल्यूड पब्लिश कब की गई थी, 1850 में पब्लिश की गई थी, ओके। आप मुझे बताइए प्रिल्यूड को पब्लिश किसने किया था, कमेंट बॉक्स में आप आंसर इसका जरूर दीजिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 115, द सॉलिटरी रीपर वाज कंपोज्ड आफ्टर ए टूर ऑफ स्कॉटलैंड एंड पब्लिश्ड इन। जो सॉलिटरी रीपर है वाज कंपोज आफ्टर अ टूर ऑफ स्कॉटलैंड के बाद पब्लिश की गई थी, वो कंपोज की गई थी, सॉरी। पब्लिश कब किया गया वो पूछना है, सॉलिटरी रीपर को पब्लिश कब किया गया है। इसको जो पब्लिश किया गया था ना, वो किया था 1807 के अंदर। जो इनका पोएम का कलेक्शन था, पोएम इन 2 वॉल्यूम्स के अंदर, किसमें, पोएम इन 2 वॉल्यूम्स में इन्होंने इसको पब्लिश किया था, किसको, सॉलिटरी रीपर को, ओके। इसके बाद देखते हैं 116, व्हाट इज द कॉटेज नेम वेयर माइकल, इसाबेल एंड ल्यूक लिव इन द पोएम माइकल। इनके कॉटेज का नाम बताना है आपको, तो उसका नाम क्या था, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, इवनिंग स्टार कहा जाता था, क्योंकि वो बहुत दूर था अकेले में, और जो उनका लैंप था वो जलता था, तो उससे लोगों को लगता था कि कोई स्टार चल रहा है वहां पर, स्टार जल रहा है, स्टार शाइन कर रहा है, तो इसलिए वहां पर उसका नाम इवनिंग स्टार रख दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, जो माइकल है इसकी एज मेंशन की गई है स्टार्टिंग में, तो उसकी एज थी 80 ईयर्स। इसाबेल की जो एज बताई गई थी वो थी 60 ईयर्स, और उसका बेटा है ल्यूक, उसकी थी कितनी, उसकी एज थी आई थिंक, हाँ आई थिंक ना 18 श्योर हूं मैं, 18 ही थी, ये आपको याद रख लें, ठीक है। अच्छा, तो ये माइकल है, ये सेकंड एडिशन के अंदर जो लिरिकल बैलाड्स है उसके सेकंड एडिशन में इसको ऐड कर लिया गया था, लिरिकल बैलाड के सेकंड एडिशन में इसको ऐड किया गया था, ये आप याद रखें। लिरिकल बैलाड के सेकंड एडिशन में इसको ऐड कर लिया गया था। अब सेकंड एडिशन कब आया था, वो आया था 1800 के अंदर, लिरिकल बैलाड का सेकंड एडिशन आया था 1800 के अंदर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर 117, हाउ ओल्ड इज ल्यूक इन द पोएम माइकल।
अभी मैंने आपको बताया था कितनी एज थी उसकी। इसको आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूँ, चलिए नंबर 118 में मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ आंसर को, इतने आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए अगर आपको याद है तो। 118 देखें, वर्ड्सवर्थ अटेंडेड सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज एंड रिसीव्ड हिज बीए डिग्री। वर्ड्सवर्थ ने अटेंड किया था सेंट जॉन कॉलेज जो कैम्ब्रिज के अंदर है। पूछा गया उसने अपने बीए की डिग्री कब रिसीव की है। सो व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 1791 में इन्होंने अपनी जो है बीए की डिग्री रिसीव की थी। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट वन इज नंबर 119। हाउ ओल्ड इज माइकल्स वाइफ इन द पोएम माइकल। ठीक है, जो माइकल की वाइफ है, जो पोएम है माइकल के अंदर, जो माइकल की वाइफ है इसाबेल, कौन है? इसाबेल है। उसकी एज पूछी गई है। अच्छा, जो ल्यूक है इसका बेटा, उसकी एज थी 18 ईयर्स। कितनी थी? 18 ईयर्स उसकी एज थी। अब पूछा वाइफ की एज कितनी है, तो वाइफ की एज ही मैंने मेंशन की थी, वो कितनी मैंने 60 ईयर्स। और जो जो माइकल है उसकी एज कितनी थी? 80 ईयर्स थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 120। विलियम वर्ड्सवर्थ रिकॉल्स द पोएम रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। ठीक है, जो इनकी पोएम है रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, उसमें किसी को याद करते हैं ये, वो किन्हें याद करते हैं वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चैटरटन एंड बर्न्स को वो रिकॉल करते हैं। ठीक है, ये जो रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस है ये क्या है? लिरिक है। ये क्या है? लिरिक है। इसको जो कंपोज किया गया था वो किया गया था 1802 के अंदर, पब्लिश किया गया था उसको 1807 के अंदर, यानी पोएम इन 2 वॉल्यूम्स के अंदर। रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस के अंदर 20 स्टैंजास हैं। ठीक है, और ये राइम रॉयल में लिखी गई है। किसमें लिखी गई है? राइम रॉयल में। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे राइम रॉयल में कितनी लाइंस होती हैं। ठीक है, और हम रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस को लीच गैदरर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? लीच गैदरर, GATHERER, लीच गैदरर के नाम से भी हम इसको जानते हैं। विच पोम वाज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड नेल्सन। पूछा गया है कि लॉर्ड नेल्सन की डेथ के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ ने इनमें से कौन सी पोएम लिखी है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, करेक्टर ऑफ हैप्पी वॉरियर। इसको कंपोज किया गया था 1806 के अंदर, और इसको पब्लिश किया गया था 1807 के अंदर, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। ठीक है, इसको लिखा गया है हीरोइक कपलेट के अंदर। किसमें लिखा गया है? हीरोइक कपलेट्स में इसको लिखा गया है, और इसका जो मीटर है वो है आयम्बिक पेंटामीटर। ठीक है, आयम्बिक पेंटामीटर। बात ये आती है कि लॉर्ड नेल्सन कौन है, तो लॉर्ड नेल्सन वाज द हीरो ऑफ नेपोलियनिक वॉर। ठीक है, और ये जो करेक्टर ऑफ हैप्पी वॉरियर है ये पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स के पार्ट 1 के अंदर, यानी कि वॉल्यूम 1 में आई है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन इज नंबर 122। वर्ड्सवर्थ ब्रदर पास्ड अवे बाय। पूछा गया है कि वर्ड्सवर्थ का जो ब्रदर था जिसका नाम था जॉन वर्ड्सवर्थ। ठीक है, इनके फादर का नाम भी जॉन वर्ड्सवर्थ था, और एक छोटा भाई है इनका, उसका नाम भी जॉन वर्ड्सवर्थ था। ठीक है, तो आपको बताना है कि उसकी डेथ कैसे हुई थी। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर आप समझ जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, शिपरेक। ये आपको आई थिंक पता होगा, ये मैं कई बार मेंशन कर भी चुका हूं। जो उसकी डेथ हुई थी वो हुई थी 5 Feb 1805 को। ये इनका यंगर ब्रदर थे, इनका नाम था जॉन वर्ड्सवर्थ। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वन, व्हाट वाज द नेम ऑफ वर्ड्सवर्थ डॉटर फ्रॉम एनी वेलन। एनी वेलन जो है ये इनकी जो बिलविड थी, इनसे इनकी शादी नहीं हुई थी, ये फ्रेंच हैं। ठीक है, उनकी डॉटर का नाम पूछा गया है कि उनकी डॉटर का नाम क्या है। करेक्ट आंसर आप समझ रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी है, कैरोलिन है। ठीक है, ये एनिट वेलन से मिले थे फ्रेंच के अंदर। कब मिले थे? 1791 के अंदर मिले थे। और जो कैरोलिन है इनका जन्म हुआ था 1792 के अंदर। ठीक है, ये फैक्ट है, आपको लर्न करना है। इनकी वाइफ जो थी, वाइफ थी मैरी हचिंसन। कौन थी? मैरी
HUTCHINSON। मैरी हचिंसन इनकी वाइफ थी। इन्होंने मैरी हचिंसन से शादी कब की? इनसे शादी की थी इन्होंने 1802 के अंदर। कब की है? 1802 में, और डेट है 2 अक्टूबर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन। हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ अ मॉरल यूनक? मॉरल यूनक जो है वर्ड्सवर्थ को किसने कहा है? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, पीबी शैली। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट नंबर 125, इन विच मैगजीन इन द ईयर 1787 विलियम वर्ड्सवर्थ मेड हिज डेब्यू एज अ राइटर बाय पब्लिशिंग अ सोनेट? पूछा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1787 के अंदर डेब्यू किया था एज अ राइटर, अपना पब्लिश किया था एक सोनेट। किस मैगजीन के अंदर इन्होंने अपना सोनेट पब्लिश किया था वो आपको बताना है। कब किया था? 1787 के अंदर पहला डेब्यू था इनका। डेब्यू फर्स्ट ही होता है वैसे तो। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यूरोपियन मैगजीन के अंदर 1787 में इन्होंने सबसे पहले कुछ पब्लिश कराया था, वो था एक सोनेट। उस सोनेट का नाम क्या था? उस नाम को आप सुन लें ध्यान से, वो काफी लेंथी नेम है और कभी भी आ सकता है। ऑन सीइंग मिस हेलेन मारिया विलियम्स। ठीक है, ऑन सीइंग मिस हेलेन मारिया विलियम्स वीप एट अ टेल ऑफ डिस्ट्रेस। ये डिस्ट्रेस माने आप इसको। ठीक है, ये इनका फर्स्ट सोनेट है जो इन्होंने पब्लिश किया था यूरोपियन मैगजीन के अंदर। ओके, टोटल सोनेट जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखे हैं वो लिखे हैं 523। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है, पूछ लिया जाए आपसे फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट कौन से हैं, तो वो है थॉमस व्याट। फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट कौन है? थॉमस व्याट। ठीक है, ये आपको लर्नर। नेक्स्ट वन इज विच कॉलेज डिड विलियम वर्ड्सवर्थ अटेंड? पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कॉलेज जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने अटेंड किया था, वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, सेंट जॉन्स कॉलेज। ठीक है, ये अटेंड किया था उन्होंने 1787 के अंदर। ठीक है, और इन्होंने जो अपनी बीए की डिग्री रिसीव की थी वो की थी 1791 के अंदर, यानी कि इस कॉलेज में एडमिशन लिया और 1791 के अंदर इन्होंने अपनी बीए की डिग्री को रिसीव कर लिया था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज विद होम डिड वर्ड्सवर्थ हैव अ पावरफुल फ्रेंडशिप विद स्टडिंग एट कैम्ब्रिज? जब वो कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे विलियम वर्ड्सवर्थ, तो उनके साथ में किसी की फ्रेंडशिप हुई थी वर्ड्सवर्थ की। उस पावरफुल फ्रेंडशिप वो किसके साथ में हुई थी? ये तो आप समझ गए होंगे, सैमुअल कॉलरिज, यानी कि एसटी कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज पूरा नाम है इनका। व्हेन डिड विलियम्स मदर डाई? यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ की मदर जो है उनकी डेथ कब हुई थी वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1778 में हुई थी। अच्छा, जो मंथ था ना वो मंथ भी इंपॉर्टेंट है, अब एग्जाम्स में मंथ आ रहा है, वो है मार्च, ये आपको याद रखना है। इनकी मदर की डेथ हुई थी 1778 के अंदर, और जो फादर की डेथ हुई थी ना वो हुई थी 1783 के अंदर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। गॉट इट द पॉइंट? चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज नंबर 129। वर्ड्सवर्थ वाज पोएट लॉरिएट फ्रॉम 1843 अंटिल हिज डेथ फ्रॉम डैश ऑन 23 अप्रैल 1850। किस तरह से विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई थी वो पूछा गया है, किस वजह से हुई थी। पोएट लॉरिएट बने थे 1843 में और डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1850। चलिए इतने आप विलियम वर्ड्सवर्थ की डेट ऑफ बर्थ क्या है वो मेंशन कर दीजिए। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा प्लूरिजी। ठीक है, इसे हम ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है जो कि थोड़ा लेटेस्ट मान सकते हैं आप। इनको दफनाया कहाँ गया था? बरीड कहाँ किया गया था? बरी कहाँ किया गया था?
बरी एट, कहाँ दफनाया गया था? तो इसको याद रख लें आप, सेंट ऑसवाल्ड्स चर्च, जो कहाँ है? ग्रासमेयर में है, ठीक है। सेंट ऑसवाल्ड चर्च में इनको बरीड किया गया था। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट वन इज नंबर 130। विलियम वर्ड्सवर्थ मैग्नम ओपस इज जनरली कंसीडर्ड टू बी, हाँ, तो विलियम वर्ड्सवर्थ का जो मैग्नम ओपस है वो किसे कंसीडर किया गया है, यानी कि सबसे फेमस वर्क जो है, सबसे ग्रेट वर्क जो है, वो किसको कंसीडर किया गया है, वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, प्रिल्यूड है, ठीक है। इसको पब्लिश कब किया गया था? 1850 में किया गया था। पब्लिश करा था इनकी वाइफ ने, वाइफ का नाम क्या है? मैरी हचिंसन, ठीक है। ये आपको याद रखना है। प्रिल्यूड नाम जो है, द प्रिल्यूड नाम जो है, वो इनकी वाइफ ने दिया था इसको, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं हम नेक्स्ट। एट द स्कूल इन पेंड्रिथ होम डिड विलियम वर्ड्सवर्थ मीट, जब स्कूल पेंड्रिथ में जो स्कूल था वहाँ स्टडी कर रहे थे, तो विलियम वर्ड्सवर्थ की मुलाकात किससे हुई थी वो आपको बताना है। एस.टी. कॉलरिज से, रॉबर्ट साउथी से, मैरी हचिंसन या रॉबर्ट जॉन से। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, मैरी हचिंसन से मुलाकात हुई थी वहाँ पर, वो इनकी क्लासमेट थी और फिर बाद में मैरी हचिंसन से ही इन्होंने शादी की थी। इसके बाद नेक्स्ट वन इज नंबर 132। अ 6 years डार्लिंग ऑफ अ पिग्मी साइज टू होम इज वर्ड्सवर्थ रेफरिंग, ये एक पोएम की लाइन है, ठीक है। अ 6 years डार्लिंग ऑफ अ पिग्मी साइज, यानी छोटी सी बच्ची है, पिग्मी साइज छोटे साइज की एक बच्ची है, बहुत प्यारी सी है। टू होम इज वर्ड्सवर्थ रेफरिंग, वर्ड्सवर्थ किसकी बच्ची को रेफर कर रहा है, किसको रेफर कर रहा है? डोरा वर्ड्सवर्थ को, लूसी ग्रे को, कॉलरिज चाइल्ड को या कैरोलिन को? व्हाट विल बी आंसर? ये तो इनकी खुद की बेटी है। लूसी ग्रे एक इमेजिनरी गर्ल है, कैरोलिन भी इनकी बेटी है, बताइए। तो यहां जो मेंशन किया है इन्होंने वो क्या है? कॉलरिज की चाइल्ड को, जो कॉलरिज की बेटी है उसको यहां पर इन्होंने मेंशन किया था। अच्छा, ये जो आया है यहां पर 132, इसको हमने बताया था कॉलरिज की चाइल्ड को इन्होंने यहां पर मेंशन किया है। अच्छा, ये जो लाइन आई है अ 6 year डार्लिंग ऑफ अ पिग्मी साइज, ये किस पोएम के अंदर आई है? ये भी तो इंपॉर्टेंट मैटर करता है। ये आई है ऑड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, और ऑड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी को कंपोज किया गया था 1804 के अंदर, और इसको पब्लिश कब किया गया था? 1807, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम के अंदर, ठीक है। तो ये जो ऑड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी है, ये एक इरेगुलर ऑड है, इसे हम पिंडारिक ऑड भी कहते हैं। इसको लिखा गया है 11 स्टेंजास के अंदर। ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन नेसेसरी हैं, मैं बार बार इसी को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये आपके लर्न हो जाए, ठीक है। हु वाज वर्ड्सवर्थ ग्रेट आइडियल, वर्ड्सवर्थ के जो ग्रेट आइडियल हैं, वर्ड्सवर्थ जिन्हें अपना आइडियल मानते हैं, वो कौन है? तो वो हैं जॉन मिल्टन, ठीक है। 2 मिल्टन भी लिखी है इन्होंने, लंदन 1802 आपको याद होगा, ठीक है। तो ये लर्न करने वाली चीज़ें हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपना रिव्यू आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि वीडियो आपको कैसी लगी है, या हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी वीडियोज़ के अंदर। जो भी आपका सजेशन हो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। अपना रिव्यू आप हमें ज़रूर दें। इसके बाद देखते हैं नंबर 134। हु कॉल्स द इमॉर्टैलिटी ऑड द हाई वाटर मार्क ऑफ पोइट्री, ये ऑड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी ही है, इसे हम ग्रेट ऑड भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? ग्रेट ऑड भी कहते हैं। ये इमॉर्टैलिटी ऑड, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, ऑड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, इन सब नाम से इसको हम जानते हैं। इसके बाद बताइए इसका आंसर क्या है? किसने कहा है हाई वाटर मार्क ऑफ पोइट्री? किसको? इमॉर्टैलिटी ऑड को। 134 का आंसर होगा नंबर बी, ये कहिए इमर्सन। गॉट इट द पॉइंट? आफ्टर दैट लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट नंबर, दैट इज नंबर 135। हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द ईगोइस्टिकल सबलाइम, वर्ड्सवर्थ को ईगोइस्टिकल सबलाइम जो है किसने कहा है? तो ये कहा है जॉन कीट्स ने, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट।
होपिंग दैट कि आपने अपना रिव्यू हमें अब तक दे दिया होगा, वीडियो भी लाइक कर दी होगी। इसके बाद देखते हैं नंबर 136। ड्यूरिंग हिज विजिट टू फ्रांस वर्ड्सवर्थ फेल इन लव विद अ गर्ल नेम। ये मैंने आपको बताया था अभी। फ्रांस जब गए थे, कब गए थे? 1791 में गए थे, ठीक है। और 1792 में मैंने ये भी मेंशन किया था आपको कि इनकी डॉटर हुई थी, जिसका नाम था कैरोलिन, ठीक है। बताना है कि वो शादी जो की थी इन्होंने, शादी तो नहीं की थी खैर, लव में ही बेटी इनकी हो गई थी, उस गर्ल का नाम मेंशन करना है। होपिंग दैट कि आपको पता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करेंगे, ठीक है। वीडियो पॉज करके भी आप टाइप कर सकते हैं। नंबर 137, व्हाट इज द नेम ऑफ लोडेमियाज हस्बैंड इन द पोयम। लोडेमिया के हस्बैंड कौन है पोयम के अंदर? लोडेमिया ही पोयम है और उसके हस्बैंड को पूछा गया है कौन है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटेसिलस। कौन है? प्रोटेसिलस जो है ये एक ग्रीक हीरो है। कौन है? अ ग्रीक, जो जिनकी डेथ हो गई थी कहां पे? ट्रोजन वार के अंदर। कहां हुई थी? ट्रोजन वार के अंदर उनकी डेथ हो गई थी। ये सब एक्सप्लेन किया गया है, ये एक नरेटिव पोयम है लोडेमिया जो है, इसको एक्सप्लेन किया गया है कि इनकी डेथ जो है ट्रोजन वार में कैसे हुई थी। अच्छा, जो लोडेमिया है इसको पब्लिश किया गया है 1815 के अंदर, ठीक है। ये आपको लर्न रखना है, व्हाट इज द पॉइंट। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन, नंबर 138। एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर आर द वर्ड्स ऑफ। ये किसके वर्ड्स हैं कि एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर? जाहिर सी बात है, हम वर्ड्सवर्थ को कवर कर रहे हैं तो आंसर वर्ड्सवर्थ ही होगा, विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ कब हुई थी? विलियम वर्ड्सवर्थ का बर्थ कब हुआ था? ये आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, ठीक है। बर्थ और डेथ ये दोनों आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, गॉट इट द पॉइंट। इसके बाद देखते हैं हम नंबर 139। वर्ड्सवर्थ बिफोर हिज डेथ रिजाइडेड एट। यानी कि वर्ड्सवर्थ जो है अपनी डेथ से पहले कहां पर शिफ्ट हुए हुए थे, कहां रह रहे थे? तो ये तो कई बार बता दिया गया है आपको, कहां रह रहे थे? रेडल माउंट में रह रहे थे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज नंबर 140। विलियम वर्ड्सवर्थ टिंटन एबे इज ए। टिंटन एबी बोलते हैं, वो क्या है? एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ड्रामेटिक लिरिक है, ड्रामेटिक एपिक है या सोनेट है? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। क्या है ये? ड्रामेटिक मोनोलॉग है। अच्छा, टिंटन एबे का जो कंप्लीट नाम है वो है लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबी ऑन रिविजिटिंग द बैंक ऑफ द वाई ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13, 1798। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो इसको पब्लिश किया गया था वो 1798 में ही, जो इसको लिखा गया था सॉरी, और पब्लिश भी इसको 1798 में ही लिरिकल बैलाड्स के अंदर कर दिया गया था, ठीक है। और आपको साथ ही ये पता होना चाहिए कि जो ये वहां पर गए थे, ये अपनी सिस्टर डोरथी के साथ गए थे इन द सेक्शन ऑफ द वेल्थ बॉर्डर, ठीक है। फर्स्ट विजिट कब की थी? ये तो इनकी सेकंड विजिट थी, जब ये इन्होंने लिखी है 1798 के अंदर, ये इनकी सेकंड विजिट थी। फर्स्ट विजिट कब थी? वो थी 1793 में, यानी कि इस डेट से 5 इयर्स पहले इन्होंने विजिट की थी 1793 में, और उस टाइम पर इनकी एज थी 23। ये आपको याद रखना है। MCQ नंबर 141 इज फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी इन 1838 वर्ड्सवर्थ रिसीव्ड एन ऑनररी डॉक्टरेट इन सिविल लॉ। पूछा गया है किस यूनिवर्सिटी से 1838 के अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ को सिविल लॉ के अंदर ऑनररी डिग्री, ऑनररी डॉक्टरेट जो है वो मिली थी। वो आपको बताना है किस यूनिवर्सिटी ने इनको प्रोवाइड की थी डिग्री ऑनररी डॉक्टरेट की। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्सिटी ऑफ डरहम। कब मिले था? 1838 के अंदर, ओके। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज अ सोनेट। पूछा गया है कि इन चारों पोएम से सोनेट कौन सी पोएम है। होपिंग दैट यू ऑल नो, करेक्ट आंसर विल बी
ऑप्शन नंबर बी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस जो है ये एक सोनेट है, इसको पब्लिश किया गया था 1807 के अंदर, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, पोएम इन 2 वॉल्यूम्स में इसको लिखा गया था। इसको पेट्रार्कन सोनेट में लिखा गया था। किस में लिखा गया था? पेट्रार्कन सोनेट को हम इटालियन सोनेट भी कहते हैं। तो इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है वो क्या होती है? ए बी बी ए बी बी ए, ये हो गई 8 लाइन जिसको हम बोलते हैं ऑक्टेव। ठीक है, अब सी डी और सी डी ये होती है 6 लाइन, इसको बोलते हैं हम सेस्टेट। ये जो स्टार्टिंग की 8 लाइन्स होती हैं इसमें प्रॉब्लम दी जाती है, और जो बाद की 6 लाइन होती हैं इसमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। 8 लाइन को बोलते हैं, स्टार्टिंग 8 लाइन को बोलते हैं ऑक्टेव, और 6 लाइन्स को बोलकर वो क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सेस्टेट। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज नंबर 143। टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव thoughts that do often lie too deep for tears. These lines appear in which of the following work? बताना है कि both the lines जो हैं ये किस पोएम में वर्ड्सवर्थ की आई हैं। What will be answer? करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ये आई हैं ऑड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी के अंदर। ऑड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी जो है इसको पब्लिश किया गया था 1807 में, पोएम इन 2 वॉल्यूम्स के अंदर। ठीक है, इसमें टोटल लाइन कितनी? टोटल लाइन है 204 लाइन्स हैं इसके अंदर। स्टैंजा कितने हैं? तो टोटल 11 स्टैंजा हैं इसके अंदर। ठीक है, इसको पब्लिश किया गया था 1807 के अंदर, उसको लिखा कब गया था? कंपोज किया गया था 1804 के अंदर, कंप्लीटली कंपोज किया गया था 1804 के अंदर। अच्छा, ये मैंने कहा था कंप्लीट किया गया था इसको, लेकिन इसको लिखा जो है ना 2 पार्ट्स में लिखा हुआ है। कितने पार्ट्स में लिखा है? 2 पार्ट्स में। जो पार्ट 1 है वो लिखा था इन्होंने 1802 के अंदर, जिसमें कि सिर्फ 4 पार्ट थे, यानी कि 4 स्टैंजास थे। सॉरी, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था 1802 के अंदर जिसमें कि 4 स्टैंजास थे, और सेकंड पार्ट लिखा था वो लिखा था 1804 के अंदर। ठीक है, जिसमें कितने स्टैंजा थे? उसमें 7 स्टैंजा। ठीक है, तो ये 4 और 7 कितने होगा? 11। तो टोटल 11 स्टैंजा है जो उसको कंपोज किया गया था। फाइनली वो किया गया था 1804 के अंदर। इसके 2 पार्ट हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारा नंबर है 144। वेयर वाज विलियम वर्ड्सवर्थ बरीड? पूछा गया है कि विलियम वर्ड्सवर्थ को कहां पर दफनाया गया था। ये इससे लास्ट वीडियो थी हमारी पार्ट 6, उसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया था, आपको बताया भी था कि विलियम वर्ड्सवर्थ को कहां पर दफनाया गया था। अगर आपने वो देखा है तो उसका आंसर आप प्रोवाइड करा सकते हैं। करेक्ट आंसर है बी, एट सेंट ऑसवाल्ड चर्च, जो कहां पर है? ग्रासमेयर के अंदर है। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन। When did Wordsworth and his family, including Dorothy, move to Riddle Mount, Ambleside? कहाँ पड़ता है एम्ब्लिसाइड? जो बिटवीन है ग्रासमेयर और रेडल वाटर के। ठीक है, ये बताना है कि वो When did Wordsworth and his family, यानी कि इंक्लूडिंग डोरोथी, यानी कि फैमिली का मतलब उसकी वाइफ थी, उसके चिल्ड्रन थे, और साथ में डोरोथी भी थी, वो रेडल माउंट कब गए थे वो आपको बताना है। 145 का आंसर। करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1813। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट नंबर 146। हु वाज विलियम वर्ड्सवर्थ मदर? पूछा गया है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की मदर का नाम क्या है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, एनी कुकसन। ये इनकी मदर है। ओके, ये आपको लर्न रखना है। अच्छा, इसमें एक बात और है, फादर का नाम है जॉन वर्ड्सवर्थ। क्या है? जॉन वर्ड्सवर्थ। ये आपको याद रखना है। एनी वेलन जो है ये इनकी बिलविड थी, जिससे इनकी शादी नहीं होती, और एनी वेलन से इनकी बेटी थी एक, इसका नाम था कैरोलाइन। क्या था? कैरोलाइन का जन्म कब हुआ था? उसका जन्म आप बता सकते हैं 1792 में कैरोलाइन का जो जन्म हुआ था। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज नंबर 147।
वर्ड्सवर्थ वाज 7 years old when his mother died. When did विलियम वर्ड्सवर्थ मदर डाई? पूछा गया है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की जब मदर की डेथ हुई थी तब उस टाइम पे वो विलियम वर्ड्सवर्थ 7 years के थे। ठीक है, पूछा गया कि उनकी मदर की डेथ हुई कब थी, वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। मार्च 1778 में ये 7 years के थे उस टाइम पर जब इनकी मदर की डेथ हो गई थी। और जब ये 13 years के थे, कितने years के थे? 13 years के थे, तो इनके फादर की डेथ हो गई थी। फादर का नाम था जॉन वर्ड्सवर्थ। उस टाइम का टाइम था 1783। 1783 में इनके फादर जो हैं जॉन वर्ड्सवर्थ, उनकी डेथ हो गई थी। उस टाइम में विलियम वर्ड्सवर्थ की उम्र कितनी थी? 13 years थी। मदर का नाम क्या है? एनी कुक्सन है। फादर का नाम क्या है? जॉन वर्ड्सवर्थ है। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पोम्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पोएम्स इन 2 volumes। पूछा गया है कि 4 पोएम्स हैं जो कि पार्ट नहीं है किसका? पोएम इन 2 volumes का। सबसे पहले वाली बात करते हैं पोएम इन 2 volumes को, जो पब्लिश किया गया था 1807 में किया गया था। ठीक है, और इसकी 2 volumes ही हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। ठीक है, ये आपको लर्न रखना है। बताइए कि इन तीनों 4 पोएम्स में से जो पब्लिश नहीं है किसके अंदर? पोएम इन 2 volumes के अंदर, वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो है वो है इसका ऑप्शन नंबर डी। द थॉर्न जो है वो पोएम्स इन 2 volume का पार्ट नहीं है। और माई हार्ट लीप्स अप और इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी और टू ड्यूटी, ये सभी के सब क्या है? पार्ट है पोएम इन 2 volumes के। ये आपको याद रखना है। माई हार्ट लीप्स अप, ये जो आई है पोएम, इसे हम द रेनबो के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? द रेनबो के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी है, इसे कहा गया है ग्रेट ऑड। क्या कहा गया है? ग्रेट ऑड। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। दैट इज हु डिड वर्ड्सवर्थ राइट? हु डिड वर्ड्सवर्थ राइट वी आर 7 विद? यानी कि वर्ड्सवर्थ ने वी आर 7 को किसके साथ लिखा है वो आपको बताना है। सैमुअल कॉलरिज हैं, विलियम ब्लैक हैं, डोरोथी वर्ड्सवर्थ हैं, जॉन मिल्टन हैं। किसके साथ लिखा है वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सैमुअल कॉलरिज, यानी कि एसटी कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज के साथ में उन्होंने लिखा है। और वी आर 7 जो है इसको पब्लिश किया गया था लिरिकल बैलाड्स में। लिरिकल बैलाड पब्लिश कब किया गया था? 1798 में किया गया था। गॉट इट? और इसको भी वैसे 1978 में लिखा गया था, लेकिन वो अर्ली टाइम था 1978 का। ओके, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट नंबर है हमारा 150। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डिड दीज लाइन्स अपीयर? दीज लाइन्स अपीयर, ठीक है, ये लाइन है। I thought of Chatterton, the marvelous boy, the sleepless soul, and perish in its pride। ये लाइन किस पोम के अंदर आई है? What will be answer? ये तो आप आई थिंक एक हिंट से ही समझ गए होंगे। यहाँ पर चैटरटन आया है, बर्न्स एंड चैटरटन नाम आते हैं किसमें? द रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस के अंदर। ठीक है, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस के अंदर ये चैटरटन और बर्न्स को मेंशन किया गया है। रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस को हम द लीच गैदरर के नाम से भी जानते हैं। द लीच गैदरर, GATHERER, लीच गैदरर के नाम से भी जानते हैं। इसको लिखा गया था 1802 के अंदर और पब्लिश किया गया था 1807 के अंदर। कलेक्शन है वो पोएम्स इन 2 volumes। ओके, ये तो खैर आपको इतना लर्न करना ही है एट एनी कॉस्ट। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट नंबर इज 151। इन विच पोएटिक कलेक्शन ऑफ वर्ड्सवर्थ वाज द सोलिटरी रीपर पब्लिश्ड? पूछा गया है कि इनमें से किस कलेक्शन के अंदर सोलिटरी रीपर को पब्लिश किया गया है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इसको पब्लिश किया गया पोएम्स इन 2 volume के अंदर। किसमें? पोएम इन 2 volumes में। पोएम इन 2 volumes में पब्लिश कब किया गया था? 1802
1807 के अंदर। ठीक है, ये पोएटिकल कलेक्शन है इनका एक। ये जो सॉलिटरी रीपर है, इसका फैक्ट ये है कि जब विलियम वर्ड्सवर्थ स्कॉटलैंड के ट्रिप पर गए थे, कब गए थे? 1803 के अंदर। तो वहां पर इन्होंने पूरा इंसिडेंट देखा, जिसको इन्होंने कंपोज किया है अपनी पोम के अंदर 1805 के अंदर, यानी कि लिखा है 1805 के अंदर। ये स्कॉटलैंड कब गए थे? 1803 में गए थे। वहां का ये इंसिडेंट उन्होंने मेंशन किया था 1805 के अंदर, पब्लिश किया गया था 1807 के अंदर। गॉट इट द पॉइंट? ये आपको लर्न करके रखना है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट वन इज नंबर 152। व्हेन वाज एलिजाइक स्टैंजास पब्लिश्ड बाय वर्ड्सवर्थ? 152 एलिजाइक स्टैंजा जो है ये पब्लिश क्या है, इसको पब्लिश कब किया गया था? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 1807 के अंदर इसको पब्लिश किया गया था, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स के अंदर। गॉट इट? एक फैक्ट आपको ये समझ लेना है कि जो इसका पूरा नाम है एलिजाइक स्टैंजास का, वो आपको लर्न होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम्स में कभी भी ये चीज़ें आ जाती हैं और आपको कंफ्यूज कर देते हैं, और ये नाम ही अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर दे देता है। तो कंप्लीट नाम है एलिजाइक स्टैंजास सजेस्टेड बाय अ पिक्चर ऑफ पील कैसल इन अ स्टॉर्म पेंटेड बाय जॉर्ज बीमंट। ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट वन इज 153। Ecclesiastical Sonnets is a sequence by William Wordsworth. Ecclesiastical Sonnets ये क्या है? एक सीक्वेंस है विलियम वर्ड्सवर्थ का। When was it originally published? यानी कि Ecclesiastical Sonnets जो है, इसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने पब्लिश कब किया था? What will be answer? करेक्ट आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन नंबर सी, इन 1822 में एक्लेसिस्टिकल सोनेट्स को विलियम वर्ड्सवर्थ ने पब्लिश किया गया था। टोटल सोनेट जो लिखे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ ने, सेपरेटली जो सोनेट लिखे हैं वो हैं 523। होपिंग दैट ये तो आपको पता ही होगा, मैं कई बार बता भी चुका हूं मैं आपको। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट वन नंबर 154। विच ऑफ द फॉलोइंग पोम्स इज कंपोज्ड बाय रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ? विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज कंपोज्ड बाय रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ? विलियम वर्ड्सवर्थ ने इनमें से किस पोएम को पब्लिश किया गया है? बताइए। करेक्ट आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन नंबर बी, टू दी कुकू। इसको तो पब्लिश किया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, यानी कि इसको लिखा है, कंपोज किया है, किसने किया है? इसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने किया है। ये जो नाइटिंगेल है, टू द नाइटिंगेल, इसको लिखा है जॉन कीट्स ने। किसने लिखा है? जॉन कीट्स ने। टू द लाइट हाउस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, लिखा है वर्जीनिया वुल्फ ने। किसने लिखा है? वर्जीनिया वुल्फ ने। और ऑड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, ये तो आप जानते ही हैं, जॉन कीट्स की क्या है, ये एक फेमस पोम है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन इज 155। In which year did Wordsworth and his sister Dorothy visit Anne and Caroline in France? किस साल में उन्होंने इसको विजिट किया था, वो आपको बताना है। What will be answer? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1802 के अंदर। दोबारा इनसे मिलने के नहीं गए थे, सेटल किया है वहां सब कुछ, और 1802 में ही सेटल करने के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ ने शादी की थी मैरी हचिनसन से। कब की थी? 1802 के अंदर ही की थी। तो उनको दोबारा विजिट किया था, अपनी बेटी से मिलने गए थे और अपनी जो इनकी बिलविड थी उनसे मिलने के लिए गए। शादी हो नहीं पाई थी क्योंकि इंग्लैंड और फ्रांस के अंदर एक वॉर चल रहा था, प्रॉब्लम चल रही थी वहां पर। ठीक है, तो इस वजह से ये वहां से आ गए थे। फिर इसके बाद देखते हैं 156। हु इज द स्पीकर इन द पोएम लोडेमिया? लोडेमिया का स्पीकर कौन है? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन नंबर सी, द नरेटर। ही खुद क्या है? इसके स्पीकर हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं वो लोडेमिया के इमोशन को। किसको? इमोशन को, लोडेमिया के इमोशन को नरेटर जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो स्पीकर कौन हुआ? नरेटर हुआ। अच्छा, इसको पब्लिश कब किया गया? लोडेमिया को पब्लिश किया गया था 1815 के अंदर, सबसे पहले पब्लिश किया गया था 1815 के अंदर। अच्छा, हीरो कौन है इसका? हीरो जो है वो इसका हस्बैंड है,
इस मतलब जिसमें हीरो दिखाया गया है, एक हीरो है वो हस्बैंड, तो है कौन है वो, प्रोटेसिलियस। ये जो उसका हस्बैंड है ये एक ग्रीक हीरो है और ये ट्रोजन वॉर के अंदर मारा गया था। कौन से वॉर में, ट्रोजन, TROJEN, ट्रोजन वॉर। ये जो लोडेमिया है ना, ये एक नरेटिव पोएम है, तो इसी को पूरा सेट किया गया। ट्रोजन वॉर के अंदर कैसे हस्बैंड की डेथ हुई थी, उसके इमोशंस क्या है लोडेमिया के, वो नरेटर ने यहाँ पर एक्सप्लेन किए। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करें, और अपना आपने अभी तक हमें रिव्यू नहीं दिया है तो प्लीज़ अपना रिव्यू जरूर दें कि वीडियो आपको कैसी लगी है, या नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, या क्या क्या इंप्रूवमेंट आप हमारी वीडियोस में चाहते हैं, वो आप सब मेंशन जरूर करें। अपना रिव्यू आप हमें ज़रूर दीजिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज 157, लोडेमिया इज नरेटिव पोएम बाई विलियम वर्ड्सवर्थ। लोडेमिया क्या है, मैंने भी आपको मेंशन किया था, एक नरेटिव पोएम है, किसने लिखी है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। द पोएम इज अबाउट द ग्रीक हीरो प्रोटेसिलस, मैंने भी बताया था आपको, ये ग्रीक हीरो है प्रोटेसिलस, उसके बारे में बताई गई है पोएम ये, एंड इसकी वाइफ जो है लोडेमिया के बारे में बताई गई है। एंड हाउ द स्टोरी इज रिलेटेड टू ट्रोजन वार, और इन दोनों की जो स्टोरी है वो ट्रोजन वार से कैसे रिलेट करती है वो बताया गया इसके अंदर। व्हेन वाज द पोएम पब्लिश्ड, इस पोएम को पब्लिश कब किया गया है, जस्ट अभी बताया मैंने आपको। प्लीज इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पॉज कर दीजिए, इसका आंसर आप जरूर दीजिए अगर आपको पता है तो। आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 158 है, वेयर इज टिंटन एबे लोकेटेड। टिंटन एबे जो है वो कहाँ लोकेटेड है, 158। तो टिंटन एबी जो लोकेटेड है वो है वेल्स में, ऑप्शन नंबर वेल्स बॉर्डर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, वो है 159, इन विच ईयर वर्ड्सवर्थ सेटल्ड एट डव कॉटेज इन ग्रासमेयर विद हिज सिस्टर डोरथी। किस साल जो है वर्ड्सवर्थ जो है वो अपनी सिस्टर डोरथी के साथ में डव कॉटेज जो कि ग्रासमेयर में है वहां सेटल हो गए थे। व्हाट विल बी आंसर, 1799 के अंदर ये अपनी सिस्टर के साथ जो है कहां पर, डव कॉटेज जो ग्रासमेयर के अंदर है वहां पर सेटल हो गए थे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन इज नंबर 160, हु इज द स्पीकर इन द पोएम टिंटन एबे। टिंटन एबे के अंदर स्पीकर कौन है, हु इज स्पीकर इन टिंटन एबी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विलियम वर्ड्सवर्थ। टिंटन एबे के बारे में, और आप जो पब्लिश की गई है, इसको पब्लिश किया था इसको 1798 के अंदर। फैक्ट जरूर सुने आप ध्यान से, 1798 में इसको पब्लिश किया, लिखा था। पहली बात तो जानेंगे आप, टिंटन एबे को लिखा था 1798 के अंदर, ठीक है। पब्लिश भी इसको 1798 में किया था लिरिकल बैलाड के अंदर, ठीक है। किसमें, लिरिकल बैलाड में इसको पब्लिश किया गया था। फर्स्ट एडिशन आया था 1798 के अंदर, सेकेंड एडिशन आया था 1800 के अंदर, थर्ड एडिशन आया था 1802 के अंदर, और फोर्थ एडिशन आया था 1805 के अंदर। फाइनल एडिशन 1805 में आया था। ये आपको याद रखना है। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो लास्ट पोयम है लिरिकल बैलाड की उसका नाम क्या है। चलिए, फर्स्ट पोयम एंड लास्ट पोयम ऑफ लिरिकल बैलाड यू हैव टू मेंशन इन कमेंट बॉक्स। MCQ number 161 is My Heart Leaps Up is a short lyric poem by romantic poet William Wordsworth. When was it written? पूछा गया है कि My Heart Leaps Up जो एक शॉर्ट लिरिक पोएम है जिसको रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ ने कंपोज किया है, इसको लिखा कब गया था, यानी कब कंपोज किया गया था। सो व्हाट विल बी करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। सो कंपोज किया गया था मार्च 26, 1802 में, और इसको पब्लिश किया गया था 1807 के अंदर। कलेक्शन था पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। पोएम इन 2 वॉल्यूम्स जो आया था 1807 के अंदर, इस कलेक्शन के अंदर इस पोएम को पब्लिश किया गया था। जो ये पोएम है माई हार्ट लीप्स अप, इसको हम द रेनबो के नाम से भी जानते हैं। ये आपको याद रखना है, इस पोएम को हम द रेनबो के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन, नंबर है 162, वेयर डज द सोलिटरी रीपर टेक प्लेस। पूछा गया है कहां पर ये, किस प्लेस की जो है ये सोलिटरी रीपर जो पोएम है ये किस प्लेस की।
ये एक्शन कहाँ हुआ था? तो करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्कॉटलैंड का। ये पूरा सीन यहाँ पर जो पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ उन्होंने एक्सप्लेन किया है। ये एक लिरिकल पोम है। क्या है ये एक लिरिकल पोम है। स्कॉटलैंड में जो गए थे विलियम वर्ड्सवर्थ, वो गए थे 1803 के अंदर। कब गए थे? 1803 में। वहां पर इन्होंने एक गर्ल्स को एक खाली साइड, जो हिल साइड थी, वहां पर इन्होंने देखा कि एक गर्ल्स जो है वो क्या कर रही है, वो क्रॉपिंग कर रही है, हार्वेस्टिंग कर रही है। तो उसको देखकर ये सीन इन्होंने लिखा था। वहां गए थे 1803 के अंदर। इस पोम को जो इन्होंने कंपोज किया था, गए तो थी 1803 के अंदर, वो बात उनके माइंड में थी, लेकिन इसको कंपोज किया था इन्होंने, लिखा था मतलब 5 नवंबर 1805 के अंदर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसको पब्लिश कब किया गया था? इसको पब्लिश किया गया था 1807 के अंदर। कलेक्शन वही है, पोएम्स इन टू वॉल्यूम के अंदर इसको पब्लिश किया गया था। अच्छा, इसका जो मीटर है वो कौन सा है? इसका मीटर है आयम्बिक पेंटामीटर। ये आपको याद रखना है, आयम्बिक पेंटामीटर। इसका मीटर है आयम्बिक पेंटामीटर। इसके आप नोट्स जो हैं पोएम के अकॉर्डिंग हाथों हाथ बनाते हुए चलें, ये काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। एमसीक्यू नंबर 163, वाई डज विलियम वर्ड्सवर्थ वांट मिल्टन टू कम बैक इन लंदन 1802? जो जॉन मिल्टन की पोम है लंदन 1802, उसमें उन्होंने ये मेंशन किया है, वो चाह रहे हैं कि जो जॉन मिल्टन है वो वापस आ जाएं। कहाँ? इंग्लैंड के अंदर। वो इंग्लैंड में वापस आ जाएं। विलियम वर्ड्सवर्थ चाहते हैं कि वो जॉन मिल्टन जो हैं वो कहाँ वापस आ जाएं? इंग्लैंड में वापस आ जाएं। क्यों आ जाएं वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ही वांट्स मिल्टन टू शो इंग्लैंड हाउ टू बी वर्चुअस अगेन। ठीक है, बात कर लेते हैं हम कुछ लंदन 1802 की। ठीक है, लंदन 1802 जो है ये एक पेट्रार्कन सोनेट है। क्या है? पेट्रार्कन सोनेट। सोनेट आपको पता है 14 लाइन का होता है। इसमें जो पेट्रार्कन सोनेट का पैटर्न है उसमें शुरू में होती हैं 8 लाइन्स, उसके बाद होती हैं 6 लाइन। ठीक है, 8 लाइन जो होती हैं उसमें क्वेश्चन किया जाता है और 6 लाइन में उसका क्वेश्चन का आंसर किया जाता है। अब जो 8 लाइन होती है उसको बोलते हैं हम ऑक्टेव। क्या बोलते हैं? ऑक्टेव। और जो बाद की 6 लाइन होती हैं उसे बोलते हैं हम सेस्टेट। ठीक है, अच्छा, राइमिंग स्कीम काफी इंपॉर्टेंट है इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी बी ए, ए बी बी ए। ठीक है, सी डी डी, वो ई सी ई, ये इसकी राइमिंग स्कीम है। ठीक, इसको जो पब्लिश किया गया था लंदन 1802 को जो पब्लिश किया गया था उसको किया गया था 1807 के अंदर, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। पोएम्स इन 2 वॉल्यूम के अंदर इसको पब्लिश किया गया था। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट नंबर है हमारा, व्हाट फॉर्म इज लंदन 1802 रिटन इन? लंदन जो 1802 है उसको किस फॉर्म में लिखा गया है वो आपको पता चल चुका है। उसका आंसर आप प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करें नंबर डालकर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट नंबर है हमारा 165, व्हाट काइंड ऑफ इमेजरी डज वर्ड्सवर्थ यूज टू डिस्क्राइब मिल्टन? ठीक है, जो लंदन 1802 है, लंदन 1802 जो है उसके अंदर जो वर्ड्सवर्थ ने डिस्क्राइब किया है मिल्टन को, वो किस तरह की इमेजरी में उसको डिस्क्राइब किया है वो आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यूज की है उन्होंने नेचुरल इमेजरी। अच्छा, नेचुरल इमेजरी क्या होता है? ये एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस होता है जिसके अंदर जो डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज होती है वो ये क्रिएट करती है, क्या? एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन को क्रिएट करती है नेचर के। ठीक है, नेचर के विजुअल रिप्रेजेंटेशन को क्या करती है? क्रिएट करती है जो लैंग्वेज होती है। यानी कि ये मान के चलिए कि आप वो जो आप कह रहा है पोइट वो सामने आपके आंखों के सामने हो रहा है, उसको इस तरह इमेज करना है आपको। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, व्हाट इज वर्ड्सवर्थ लुकिंग एट इन कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर एबे? किस चीज को देख रहा है विलियम वर्ड्सवर्थ? पोम है कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज। क्या चीज देख रहा है वो? सिटी को, फील्ड को, हार्बर को या बिल्डिंग को? जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो क्या देख रहे हैं जब इस पोम को लिख रहे थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वो सिटी को देख रहे हैं। और सिटी को देखते हुए उन्होंने बहुत सी चीजों को क्या है
इसके अंदर मतलब मेंशन किया है, और वो मेंशन जो किया है पोएम के अंदर, उन्होंने शिप को मेंशन किया है, शिप्स को मेंशन किया है, उन्होंने टावर को मेंशन भी किया है, टावर को मेंशन किया है, ठीक है, डोम्स को मेंशन किया है, ठीक है, थिएटर जो होते हैं, थिएटर्स को मेंशन किया गया है, ओके, और जो टेम्पल्स हैं, टेम्पल्स को मेंशन किया है, और इन्होंने किया है ओपन फील्ड्स को, किसको किया है, ओपन ओपन फील्ड्स को किया है, ठीक है, और स्काई को भी किया है। इन सब चीजों को इन्होंने क्या किया है, मेंशन किया है, ठीक है, कि हाँ वो बता रहे हैं कि वो चीजें देख रहे हैं सिटी के अंदर, तो इन सब चीजों को वो देख रहे थे। अच्छा, जो कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर एबे है, ये एक सोनेट है, सोनेट है पेट्रार्कन सोनेट, कौन सा है, पेट्रार्कन सोनेट, ठीक है। इसमें जो जॉन मिल्टन है, ओ सॉरी, जो इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, वो डिस्क्राइब कर रहे हैं लंदन को, किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो लंदन को कर रहे हैं, और किसको कर रहे हैं, वो रिवर जो है टेम्स, इस रिवर को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जब वो लंदन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, सिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो जो वहां पर चीजें थी उन्होंने उसको भी डिस्क्राइब इसमें किया है। इसको पब्लिश कब किया गया था, पब्लिश किया था इसको 1807 में, पोएम इन 2 वॉल्यूम्स के अंदर, तो आपको याद हो गया होगा, ठीक है। कंपोज कब किया गया था इसको, कंपोज किया गया था इसको 3 सितंबर 1802 के अंदर, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं विच यू हैव टू रिमेंबर, ओके। एक चीज और देख लेते हैं, क्या देख लें, जो इसका जो इसकी राइमिंग स्कीम है उसको और देख लेते हैं, ठीक है। राइमिंग स्कीम है इसकी ए बी बी ए, ये तो एकदम सेम होती हैं, लेकिन जो बाद की 6 होती है ना, वो बदली हुई होती हैं, सी डी सी और डी सी डी। शुरू की 8 लाइन्स को बोलते हैं ऑक्टेव, बाद की 6 लाइन को बोलते हैं सेस्टेट, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 167। Who was Wordsworth traveling with when he was inspired to write composed upon Westminster Bridge? वर्ड्सवर्थ किसके साथ ट्रैवल कर रहे थे जब उनको इंस्पायर्ड किया गया था लिखने के लिए कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज? बताइए, अपनी मदर के साथ में, कॉलेज प्रोफेसर के साथ में, अपनी वाइफ के साथ में, अपने सिस्टर के साथ में। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर डी, हिज सिस्टर। इसकी जो सिस्टर है उसका नाम है डोरोथी। क्या है? डोरोथी वर्ड्सवर्थ। इनकी वाइफ का नाम क्या है? इनकी वाइफ का नाम है मैरी, HUTCHIN, हचिनसन। मैरी हचिनसन, ये इनकी वाइफ का नाम है। मदर का नाम पता है क्या है? एन कुक्सन। एन कुक्सन है। ये नोट्स बनाते चलें आप हैंड टू हैंड इसके। नेक्स्ट नंबर देखिए, इन विच पोम डज वर्ड्सवर्थ राइट कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, लेट नेचर बी योर टीचर। ये जो है लाइन जो आई है किस पोम के अंदर आई है वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन नंबर बी, द टेबल्स टर्न के अंदर ये लाइंस आई हैं, कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, लेट नेचर बी योर टीचर। ठीक है कि नेचर में आप खुद सीख जाओगे, नेचर को ही अपना टीचर बना रहने दो। अच्छा, इसको पब्लिश कब किया गया था? टेबल टर्न को इसको पब्लिश किया गया था 1798 के अंदर। ठीक है, लिरिकल बैलाड्स जो इनका कलेक्शन आया था पोएम्स का, उसके अंदर पब्लिश किया गया था। ठीक है, इसको लिखा कब गया था? इसको लिखा भी 1798 में ही गया था, बट वो अर्ली टाइम था, 1798 का अर्ली टाइम था। ठीक है, टेबल टर्न के अंदर 8 स्टैंजाज हैं। कितने स्टैंजाज हैं? 8 स्टैंजाज हैं। 8 स्टैंजाज में लाइन कितनी है? 32 लाइन्स है। ठीक है, 32 लाइन्स है। और इसकी जो रिदम है ना, राइमिंग स्कीम है, वो इर्रेगुलर है। क्या है? इर्रेगुलर है, ये आपको याद रखना है उसको। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट वन है नंबर 169। वर्ड्सवर्थ ओरिजिनली रिफ्यूज्ड टू द पोस्ट ऑफ पोएट लॉरिएट ड्यू टू हिज एडवांस्ड एज, but the prime minister assured him that no duties would be expected. What was the PM at that time?
हु वाज द पीएम एट द टाइम? वर्ड्सवर्थ जब पोएट लॉरिएट बने थे वो टाइम था 1843 का आई थिंक, ठीक है। क्या टाइम था? 1843 का टाइम था जब वर्ड्सवर्थ जो है पोएट लॉरिएट बने थे। गॉट इट? वर्ड्सवर्थ काफी एजिड हो चुके थे, तो उन्होंने मना किया था पोएट लॉरिएटशिप करने के लिए कि मैं काफी एज हो चुकी है मेरी, मैं कर नहीं पाऊंगा, वर्क नहीं कर, पोएम भी नहीं लिख पाऊंगा उस टाइम पर, वो मना कर रहे थे, ठीक है। तो इनको इंसिस्ट किया गया लिख कहने बनने के लिए पोएट लॉरिएट कि हम आपसे कोई भी ऑफिशियल पोएम नहीं लिखवाएंगे। ये बात भी हकीकत ही है, इनसे कहा गया था इस बात को कि हम आपसे कोई ऑफिशियल पोएम नहीं लिखवाएंगे। तब जाकर ये जो है पोएट लॉरिएट बने थे, और ये पहले ऐसे पोएट लॉरिएट है जिन्होंने कोई ऑफिशियली पोएम नहीं लिखी है, विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। पूछा जाएगा उस टाइम के पीएम कौन थे, तो करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट पील। और जब ये पोएट लॉरिएट बने थे तो इन्हें किसने लॉस्ट लीडर कहा था, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। किसी पोएट ने, साथी पोएट थे इनके, फेलो पोएट थे, उन्होंने इन विलियम वर्ड्सवर्थ को लॉस्ट लीडर कहा है पोएट लॉरिएट बनने की वजह से, वो बताना है आपको। 170 देखें। द रेनबो कम्स एंड गोज एंड लवली इज द रोज एंड लवली इज द रोज, दीज लाइन्स अपीयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स, ये लाइन किस वर्क में आई है वो आपको बताना है। द रेनबो कम्स एंड गोज एंड लवली इज द रोज, व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, ठीक है। इसको समझ लेते हैं। इसको जो कंपोज किया गया था वो किया गया था, कंप्लीटली कंपोज किया गया था, सॉरी, 1804 के अंदर, पब्लिश किया गया था 1807 में। कलेक्शन था पोएम्स इन 2 वॉल्यूम। कौन सा कलेक्शन था? पोएम्स इन 2 वॉल्यूम, ठीक है। मैंने कहा था कंप्लीटली कंपोज किया गया है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये हमारी ऑड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी है, इसको 2 फेज में कंप्लीट किया गया है, 2 पार्ट में कंप्लीट करा है इन्होंने, मतलब, ठीक है। पहला था 1802 के अंदर लिखा इन्होंने, उसमें सिर्फ 4 स्टैंजास थे। कितने स्टैंजास थे? 4 स्टैंजास थे। और इन 4 स्टैंजास के अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने चाइल्डहुड के बारे में बताया है। किसके बारे में बताया है? चाइल्डहुड के बारे में। और जब दोबारा इन्होंने लिखना शुरू किया उसको, तो जो लास्ट 7 स्टैंजास थे वो लिखे इन्होंने, कब लिखे? 1804 के अंदर। यानी कि 7 और 4 कितने हो गए? टोटल 11 स्टैंजास जो हैं वो हमारी इमॉर्टैलिटी ओड के अंदर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो कंप्लीट जो हो गई थी ये 1804 में हुई थी, पब्लिश किया गया था 1807 के अंदर, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम के अंदर। कितने स्टैंजास हैं? 11 स्टैंजास है कंप्लीट इसके अंदर। अच्छा, एक पॉइंट और है, जब इसको 1807 पब्लिश किया गया था, उसका नाम उस टाइम पर ऑड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी नहीं था, उस टाइम पर इसका नाम था सिर्फ ओड। क्या नाम था सिर्फ इसका? ओड के नाम से 1807 जो है, जो पोएम्स इन 2 वॉल्यूम में आई थी, पब्लिश हुई थी, उसमें सिर्फ इसका नाम ओड था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर है 171। व्हाट डज वर्ड्सवर्थ टेल हिज फ्रेंड टू डू इन द टेबल टर्न? जो कि पोम है द टेबल्स टर्न, सॉरी, उसमें वर्ड्सवर्थ अपने फ्रेंड से कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? रीड मोर के और पढ़ो, गो आउटसाइड, गो टू कॉलेज, डांस करो। क्या कहा गया? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, गो आउटसाइड, ठीक है। वो कह रहे हैं आउटसाइड जाइए, बाहर जाइए और बाहर जाकर सीखिए, नेचर में सीखिए, मतलब, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर है 172। द फॉलोइंग लाइन्स आर फ्रॉम विच पोम? जो लाइन्स हैं ये किस पोम से ली गई हैं वो आपको बताना है। गेटिंग एंड स्पेंडिंग विल वेस्ट आवर पावर्स, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज ऑल, ठीक है। बताइए ये किस पोम से ली गई हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ठीक है। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं अब, ठीक है। मेन चीज तो ये काफी समझ ही जाएंगे आप कि हाँ ये इसका हो सकता है, तुक्का भी लग सकता है, लेकिन जो मेन पॉइंट्स है वो आपको समझने बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। तो ये एक सोनेट है। क्या है ये? एक सोनेट है। अब कौन सा सोनेट है? पेट्रार्कन सोनेट है। जो विलियम वर्ड्सवर्थ है इन्होंने मैक्सिमम पेट्रार्कन सोनेट में ही सब कुछ लिखा है, ठीक है। पेट्रार्कन सोनेट में वही क्या होते हैं, 8-6 में डिवाइड होता है। इसके राइमिंग स्कीम देखते हैं पहले। A B B A
ए बी बी ए, सी डी और सी डी, 4 एक 2 अलग है, 4 4, ठीक है। अब वही है, ये ऑक्टेव हो गया या सेस्टेट हो गया, तो प्रॉब्लम दी जाती है तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है, ठीक। इसके बाद आगे समझते हैं पब्लिश कब किया गया था। तो पब्लिश की गई थी ये 1807 पोयम इन 2 वॉल्यूम्स के अंदर। पब्लिश की गई थी 1807 में, तो कंपोज कब की गई थी? कंपोज की गई थी 1802 के अंदर। कब की गई थी? 1802 के अंदर जो कंपोज किया गया था। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अपना रिव्यू आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि वीडियो आपको कैसी लगी है, फिर नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं या किस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। या कोई सजेशन हो तो आप हमें वो भी कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। रिव्यू आप अपना जरूर दीजिएगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन। हु डिड वर्ड्सवर्थ राइट वी आर 7 विद, यानी कि वर्ड्सवर्थ ने किसके साथ में लिखी है वी आर 7, वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, सैमुअल कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज, एसटी कॉलरिज, ठीक है। इसको लिखा गया था 1798 के अंदर, ठीक। पब्लिश भी किया गया था 1798 के अंदर। अब ये तो मैक्सिमम आपको पता ही होंगे। एक फैक्ट और है, इसका एक दूसरा नाम भी है। इसे 1820 में पब्लिश कराया गया था किसी अदर पब्लिशर ने, उसमें उसने इसने नाम दिया था इसको ये, द लिटिल मेड एंड द जेंटलमैन। इस नाम से इसको VR7 को पब्लिश किया गया था, ठीक। ये याद रखना आप जरूर। इसके बाद देखते हैं 174। हाउ मैनी स्टेंजास आर इन अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील जो है ये एक लूसी पोयम है। कौन सी पोयम है? लूसी पोयम्स। लूसी पोयम्स टोटल जो है 5 हैं। लूसी पोम्स जो हैं टोटल 5 हैं ये, ठीक है। तो उसमें से एक पार्ट है उसका, ये भी एक पोयम है। स्टेंजास में सिर्फ 2, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 175। व्हाट फॉर्म इज अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील रिटन इन। किस फॉर्म में लिखी गई है वो आपको बताना है। सो व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया था क्योंकि मुझे पता था सेकंड क्वेश्चन भी इसका इस तरह का ही होगा, ठीक है। तो ये बैलेड है। अभी हमने बताया था कि 2 पार्ट में ये पब्लिश की गई थी और लूसी पोएम्स का एक पार्ट है। लूसी पोएम्स में टोटल 5 पोएम्स है, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि 2 स्टैंजा है इसके अंदर और हर स्टैंजा के अंदर 4 लाइन है। टोटल 8 लाइन्स की ये पोएम है। लूसी पोएम कितने लाइन्स की है? 8 लाइन्स की पोएम है। लूसी पोएम को जो लिखा गया था वो 1798 में लिखा गया था। उसको पब्लिश कब किया गया था? अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील को पब्लिश कब किया गया था? अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील को पब्लिश किया गया था 1800 के अंदर। कब किया गया था इसको पब्लिश? 1800 के अंदर। सेकेंड एडिशन था लिरिकल बैलेड्स का, उसमें पब्लिश किया गया था, ठीक। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट 176। व्हाट वाज वर्ड्सवर्थ अपॉइंटेड इन 1813 फॉर वेस्टमोरलैंड। व्हाट वाज वर्ड्सवर्थ अपॉइंटेड इन 1813 फॉर वेस्टमोरलैंड के लिए वर्ड्सवर्थ को 1813 में क्या अपॉइंट किया गया था वो आपको बताना है। पोएट लॉरिएट, डिस्ट्रीब्यूटर स्टैम्प, डिस्ट्रीब्यूटर लेटर या प्रोफेसर इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। 2 मैं काट देता हूं आपके लिए, ठीक है। ये मैंने काट दिया और ये मैंने काट दिया। बताइए आप डिस्ट्रीब्यूटर स्टैम्प है या प्रोफेसर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है? करेक्ट आंसर आप समझ गए होंगे, इतने तो समझदार आप हैं ही। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। डिस्ट्रीब्यूटर और स्टैम्प जो है इनको क्या किया गया था? अपॉइंट किया गया था। अच्छा, पोएट लॉरिएट कब बने थे? वो बने थे 1843 के। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर है हमारा
177. In which of the following works did Wordsworth write these lines? किस वर्क में वर्ड्सवर्थ ने ये वाली लाइन लिखी हैं? सफरिंग इज परमानेंट, ऑब्सक्योर एंड डार्क एंड शेयर द नेचर ऑफ इन्फिनिटी। बताइए व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, द बॉर्डरर्स के अंदर ये लाइंस आई हैं। बॉर्डरर्स को जो पब्लिश किया गया था वो किया गया था 1842 के अंदर, ठीक है। बॉर्डरर्स में 5 एक्ट हैं। कितने एक्ट हैं? 5 एक्ट हैं। पब्लिश किया गया था 1842 को। ये एक प्ले है। क्या है? ये एक प्ले है, ठीक है। और एक वर्स ट्रेजेडी है। क्या है? ये एक वर्स ट्रेजेडी, यानी कि वर्स की पोएम की फॉर्म में लिखा हुआ एक प्ले है और ये एक ट्रेजेडी है, ठीक। इतना तो आप समझ गए होंगे। अभी ये जाने जो इसमें मेंशन किया गया है बॉर्डर्स में, जो बताया गया है वो है रेन ऑफ किंग हेनरी III ऑफ इंग्लैंड जो है उनको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, उनको बताया गया उसके बारे में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 178। हु वाज वर्ड्सवर्थ ट्रैवलिंग विद व्हेन ही वाज इंस्पायर्ड टू राइट कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज? बताइए किसके साथ ट्रैवल कर रहे थे वर्ड्सवर्थ? आई थिंक ये आ चुका है, अभी आया है, ठीक। तो ये आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए कमेंट बॉक्स में क्या बताएंगे आप, मैं आपको बता रहा हूँ। उनकी मदर का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए, सिस्टर का नाम और वाइफ का नाम, और करेक्ट आंसर भी साथ में आप मेंशन कीजिए, ठीक है। ये मैंने आपको बताए हैं, इतना तो आपको पता होना चाहिए। 179। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डिड वर्ड्सवर्थ राइट दीज लाइन्स? किस वर्क में वर्ड्सवर्थ ने ये लाइन लिखी है, ठीक है। द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। किस फॉर्म में लाइन आई है वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड, ठीक है। माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड, इस पोएम को रिटर्न किया गया है, कंपोज किया गया है। कब कंपोज किया गया था? इसको किया गया था 1802 के अंदर, पब्लिश किया गया था 1807 के अंदर। इसको हम द रेनबो के नाम से भी जानते हैं, द रेनबो के नाम से भी जानते हैं, और इसको पब्लिश किया गया था पोएम इन 2 वॉल्यूम्स के अंदर। गॉट इट। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट वन इज हमारा 180। द पोएम और इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी इज एन इर्रेगुलर पिंडारी कोड इन। इर्रेगुलर पिंडारी कोड है। मैंने बताया था भी कितने स्टैंजाज हैं इसके अंदर, बताया था मैंने आपको कि इसमें 11 स्टैंजाज हैं, ठीक है। तो 11 ही होंगे। इसको 2 फेज में कंप्लीट किया था, मैंने आपको ये बताया था। फर्स्ट जो फेज कंप्लीट हुआ था वो हुआ था 1804 में, जिसमें कितने स्टैंजा थे? 4 थे। और सेकंड हुआ था 1804 में, जिसमें कितने स्टैंजा थे? इसमें थे 7 स्टैंजा। टोटल मिलाकर कितने हो गए? 11 स्टैंजाज हो गए, ठीक है। अच्छा, इसको पब्लिश कब किया गया था? 1807 पब्लिश किया गया था पोएम इन 2 वॉल्यूम्स के अंदर। पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स के अंदर इसको पब्लिश किया गया था, ये आपको याद रखना है। गॉट इट। और इसको जो 1807 में पब्लिश किया गया था वो ओड के नाम से किया गया था, ये भी आप प्लीज याद रखें। MCQ नंबर 181 इज वर्ड्सवर्थ हैड फर्स्ट विजिटेड द वाई वैली व्हेन ही वाज। वर्ड्सवर्थ ने सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो वाई वैली विजिट की थी उस टाइम पर वो कितने साल के थे, वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, 23 ईयर्स ओल्ड थे। ये आपका रखना है, वो जो 23 ईयर्स ओल्ड थे तो उस टाइम पर, उस टाइम पीरियड था वो था 1793 का। ये इनकी फर्स्ट विजिट हुई थी इस टाइम पर। इसके 5 साल के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ ने दोबारा विजिट की थी, वो थी 1798 में, ठीक है। और जब 1798 में इन्होंने विजिट की थी तो उस टाइम पर इन्होंने एक पोएम लिखी थी जिसका नाम है टिंटन एबी। क्या नाम है? टिंटन एबी। टिंटन एबी का जो कंप्लीट नाम है वो है लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबी ऑन रिविजिटिंग द बैंक ऑफ द वाई ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13, 1798। ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो टिंटन एबी है इसको लिरिकल
बैलाड्स में पब्लिश किया गया था। लिरिकल बैलाड को पब्लिश किया गया था 1798 के अंदर। लिरिकल बैलाड जो है ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम का एक कलेक्शन है, ठीक। और जब लिरिकल बैलाड 1798 में पब्लिश की गई थी तो टिंटन एबे उसकी लास्ट पोयम थी, ये भी आपको याद रखना है। गॉट इट। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 182। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इन दिस लाइन इज। पूछा गया है इस लाइन के अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, वो आपको बताना है। मे बी क्या आप समझ गए होंगे, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिमिली। ठीक है, सिमिली का यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन भी गिवन है साफ साफ। इसको जो कंपोज किया गया था इसको 1804 के अंदर, और इसको जो पब्लिश किया गया था आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड को, उसमें किया गया था 1807 के अंदर। 1807 में जो कलेक्शन आया था, पोएट्री का कलेक्शन था, उसका नाम था पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स जो कलेक्शन था 1807 में आया था, उसमें इसको पब्लिश किया गया था आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड को। ठीक है, अच्छा, आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड को हम डैफोडिल के नाम से भी जानते हैं, डैफोडिल्स के नाम से भी जानते हैं। ये एक लिरिकल पोएम है और इसको पब्लिश किया गया था 1807 के अंदर। इस पोएम को रिवाइज्ड किया गया था 1815 के अंदर। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 183। विच आर द मेन थीम्स ऑफ टिंटन एबी। टिंटन एबी की मेन थीम बताइए वो क्या है। करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मेमोरी एंड नेचर वर्शिप। मेमोरी एंड नेचर वर्शिप है। टिंटन एबी को पब्लिश कब किया गया था वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर इज 184। व्हाई डज द स्पीकर थिंक द लिटिल गर्ल इन VR7 ओनली हैज 5 सिबलिंग्स। स्पीकर जो है वो ये क्यों सोचते हैं कि लिटिल गर्ल है, वो ये सोचती है कि उसके सिर्फ 5 सिबलिंग्स हैं। पोयम है VR7, 7 यहाँ मेंशन किया गया है, और गर्ल जो है लिटिल गर्ल वो सोच रही है उसके 5 सिबलिंग्स हैं। 2 का उसे पता नहीं है। क्यों सोचती है ऐसा? क्योंकि 2 ऑफ हर सिबलिंग्स आर डेड, जिसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, अब इस पोएम को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये पोएम से अब क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर। इसको कंपोज कब किया गया था? कंपोज किया गया था 1798 के अर्ली पीरियड में। इसको पब्लिश किया गया था 1798 के अंदर, ये आप जरूर याद रखें। ठीक है, इस पोएम में टोटल 17 स्टेंजाज हैं, जिसमें जो शुरू के 6 स्टेंजाज हैं उसमें सिर्फ एक स्टेंजा के अंदर 4 लाइन है। ठीक, और जो 17 यानी कि वो जो लास्ट का 1 है उसमें 5 लाइन्स है। ठीक है, ये एक लाइन पैटर्न हो गया है। राइमिंग स्कीम जो है इन शुरू के 4 है तो उसमें है ए बी, और जो लास्ट वाला बचा हुआ है उसकी राइमिंग स्कीम थोड़ी सी इससे डिफरेंट है। ठीक, उसकी जो राइमिंग स्कीम है वो ये है ABCCB। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके टोटल आता है, वो टोटल लाइन होंगी VR7 के अंदर। वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं, जब तक कि नहीं आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ठीक है, नंबर डालें और काउंटिंग आप सही से बताएं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर। हु डिड वर्ड्सवर्थ राइट VR7 विद। वर्ड्सवर्थ ने किसके साथ लिखा है VR7? करेक्ट आंसर जो ये मैंने आपको पहले ही बताया था, पार्ट जो उसका लास्ट पार्ट था उसके अंदर। ठीक है, सैमुअल कोलरिज। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आ रहा है सामने, अब इसी से क्वेश्चन बनते हैं इधर। जो फेमस पोएम्स हैं उससे काफी क्वेश्चन बन चुके हैं ऑलरेडी। तो अब यहाँ पर नए क्वेश्चन जो हैं वो नए क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं, नई पोएम से। नई तो है नहीं खैर, लेकिन इन पोएम से पहले क्वेश्चन कम क्रिएट हुए थे, अब ज्यादा हो रहे हैं। तो आपको ये पोएम इसलिए ज्यादा पढ़नी चाहिए। ठीक है, इसके बाद देते हैं नेक्स्ट नंबर। विच राइटिंग पीस स्टार्टेड वर्ड्सवर्थ लिटरेरी कैरियर। किस राइटिंग पीस ने वर्ड्सवर्थ के लिटरेरी कैरियर की स्टार्टिंग की है वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर क्या है इसका?
करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डेस्क्रिप्टिव स्केचेस। इसको पब्लिश किया गया था 1793 के अंदर, ठीक है। अच्छा, लिरिकल बैलाड्स भी यहाँ गिवन है। लिरिकल बैलाड्स को जो सब इसके 4 एडिशन आए थे, कितने? 4। जो फर्स्ट एडिशन आया था वो आया था 1798 के अंदर, दूसरा एडिशन आया था इसका 1800 के अंदर, तीसरा जो एडिशन आया था वो आया था 1802 के अंदर, जो फोर्थ और लास्ट एडिशन था वो आया था 1805 के अंदर, ठीक है। ये आपका पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, इसको ये पोएम्स जो आई थी ये आई थी 1807 के अंदर। ये दोनों कलेक्शन ऑफ पोएम है, ध्यान रखना है। रिक्लूस जो है ये नेवर कंप्लीटेड, इसके कुछ पार्ट्स कंप्लीटेड हुए हैं, कुछ नहीं है। जिसमें दी एक्सकर्जन है, एक्सकर्जन को 1814 में पब्लिश किया गया था, ठीक है, वो रिक्लूस का ही पार्ट है। नेक्स्ट वन इज, इन विच मैगजीन इन द ईयर 1787 विलियम वर्ड्सवर्थ मेड हिज डेब्यू एज अ राइटर पब्लिशिंग अ सोनेट, ठीक है। अब 1787 के अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ ने डेब्यू किया था एक सोनेट पब्लिश करके। वो किस मैगजीन में किया था वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, द यूरोपियन मैगजीन, ठीक है। कौन सा है? ए, द यूरोपियन मैगजीन। अच्छा, द यूरोपियन मैगजीन के अंदर सोनेट पब्लिश किया था, उस सोनेट का नाम क्या है? ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार और लेटेस्ट ही आया है। उस सोनेट का नाम है, सॉरी, उस सोनेट का जो नाम है उसका नाम है ये ऑन सीइंग मिस हेलेन मारिया विलियम्स वीप एट अ टेल ऑफ डिस्ट्रेस, ठीक है। ये पूरा उस सोनेट का नाम है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम। नेक्स्ट वन इज 188। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर इन द वर्ल्ड इज टू मच विद अस वी आर आउट ऑफ। पोयम जो है सोनेट है एक तरीके से, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। इसमें जो स्पीकर है वो कह रहा है कि वी आर आउट ऑफ, हम किस चीज से बाहर हैं, क्या चीज हमारे पास नहीं है इस टाइम। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट टाइम नहीं है हमारे पास अब, ठीक है। सोनेट है, इस सोनेट को जो पब्लिश किया गया था वो 1807 में पब्लिश किया गया था, कंपोज किया गया था 1802 के अंदर, ठीक है। पेट्रार्कन सोनेट है। राइमिंग स्कीम जान लीजिए, ए बी बी ए बी बी ए सी डी और सी डी, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए, या तो आप इसके नोट्स बना लें तो आपके लिए सबसे बेहतर होगा। नोट्स बनाते चलें आप हैंड टू हैंड इसके। What did Samuel Taylor Coleridge call Wordsworth in his poem to William Wordsworth? सैमुअल टेलर कॉलेरिज जो हैं अपनी पोयम टू विलियम वर्ड्सवर्थ में विलियम वर्ड्सवर्थ को क्या कहकर पुकारते हैं? करेक्ट आंसर जो है वो उसका ऑप्शन नंबर बी है, एन एवर एंड्यूरिंग मैन। एवर एंड्यूरिंग मैन कहकर जो है एसटी कॉलेरिज जो है विलियम वर्ड्सवर्थ को बता रहे हैं। An appendix on poetic diction was added to the preface of lyrical ballad in lyrical ballad के जो प्रीफेस के अंदर अपेंडिक्स कब जोड़ा गया था वो अब पूछा गया है, यानी कि 3rd एडिशन पूछ लिया गया है आपसे। तो व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3rd एडिशन ये है। कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइए कि 4th एडिशन कब आया था। फर्स्ट तो अब ये एरिया, सेकंड एरिया, 4th बताइए आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर 4th और लास्ट एडिशन जो है, ठीक है। 191 व्हाट इज द स्पीकर्स एटीट्यूड टुवर्ड नेचर। जो स्पीकर है हमारा, जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, वो जो उसकी पोम्स के अंदर किस तरह का नेचर होता है, उसका एटीट्यूड जो होता है वो नेचर का रिगार्डिंग, सॉरी क्या कैसा एटीट्यूड होता है उसका नेचर का रिगार्डिंग। तो वो करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, वर्शिपफुल होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। 192 पर्सी शेली कॉल्ड वर्ड्सवर्थ, ठीक है।
इन्हें पीबी शैली भी बोलते हैं। यहाँ से पर्सी शैली लिखा हुआ है, कभी आप कुछ और समझे, ठीक। जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पोएट ऑफ नेचर। पीबी शैली ने कहा गया इनको पोएट ऑफ नेचर कहा है। डाउट ना करें, ये करेक्ट आंसर है, बिल्कुल चेक किया है मैंने। 193 इन द पोम टिंटन एबी डियरेस्ट फ्रेंड रेफर्स टू। टिंटन एबी के अंदर वो किसी को डियरेस्ट फ्रेंड कहना है अपना, किसको कह रहे हैं वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वो डोरोथी को कह रहे हैं डियरेस्ट फ्रेंड, ठीक है। ये जो टिंटन एबी है ये लिरिकल बैलाड्स की लास्ट पोयम है, आपको ये याद रखना है। फर्स्ट पोयम कौन सी है लिरिकल बैलाड्स की, ये बताइए। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है, कौन सी है? द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, जिसको लिखा है एसटी कॉलरिज ने। फर्स्ट पोयम एसटी कॉलरिज की है, लास्ट पोयम जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की है, जो की है टिंटन एबी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वर्ड्सवर्थ विजिटेड टिंटन एबी द साइट वाज। साइट कैसी थी जब वर्ड्सवर्थ ने टिंटन एबी को विजिट किया, वो साइट कैसी थी, ठीक है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। इससे पहले एक बात और है, जब विलियम वर्ड्सवर्थ ने फर्स्ट टाइम इसको विजिट किया था, वो टाइम था 1793 का, और जब सेकंड टाइम विजिट किया था वो था 1798 का। दोनों टाइम आपको पता होना चाहिए, इस टाइम में और इसमें 5 इयर्स का गैप है, ठीक, ये पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अ लॉन्ग अबंडेंट रून कहा गया है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है नंबर 195, द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलाड और पब्लिश्ड इन। जो प्रीफेस टू द लिरिकल बैलाड में प्रीफेस जोड़ा गया था, वो जोड़ा गया था सेकंड एडिशन के अंदर। कब जोड़ा गया था? सेकंड एडिशन के अंदर। सेकंड एडिशन कब आया था? वो आया था 1800 के अंदर, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कीजिए, और अपना रिव्यू आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी है, नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, ठीक है, या वीडियोस में हमारी क्या कमी है जिसको हम इंप्रूव कर सकते हैं। अपना रिव्यू आप हमें जरूर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर इज 196, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइन द रेनबो कम्स एंड गोज। द रेनबो कम्स एंड गोज जो लाइन है, इसका सिग्निफिकेंस बताइए। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इट सजेस्ट्स द फ्लीटिंग नेचर ऑफ ब्यूटी एंड जॉय, ठीक है। कैसा नेचर? फ्लीटिंग नेचर। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 197, हु इज सिंगिंग इन द सोलिटरी रीपर। द सोलिटरी रीपर के अंदर कौन गाना गा रहा है? ये तो आप बता ही देंगे, ठीक है, क्योंकि कई बार मैं आपको बता चुका हूं, आप काउंटिंग भी नहीं कर पाएंगे कितना मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अ ब्यूटीफुल गर्ल, जो कि सोलिटरी गर्ल भी कह सकते हैं। इसको पब्लिश कब किया गया था? 1807 में किया गया था, पोएम इन 2 वॉल्यूम्स के अंदर। कंपोज कब किया गया था? कंपोज किया था 1805 के अंदर। पोएट जो हैं वो स्कॉटलैंड कब गए थे? वो गए थे 1803 के अंदर। ये सब आपको पता है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 198। वर्ड्सवर्थ सेड दैट पोएट्री इज द इमेज ऑफ। किसकी इमेज है पोएट्री किसकी इमेज है बताइए, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ। करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, मैन एंड नेचर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 199, विच टाइप ऑफ सोनेट डज लंदन 1802 फॉलो। किस टाइप का सोनेट है लंदन 1802 जो है, और ये मैं आपको बता चुका हूं। होपिंग दैट आप आंसर जानते ही हैं, जो कि है पेट्रार्गन या इटालियन सोनेट। पेट्रार्गन सोनेट को ही हम इटालियन सोनेट कहते हैं, आप ध्यान रखें। इसके बाद देखते हैं नंबर 200, और ये आई थिंक इस सीरीज का जो हम कवर करते हुए आ रहे हैं काफी लॉन्ग टाइम से, इसका आखिरी MCQs है। फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो में कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है जो डाउटफुल है तो आप कमेंट जरूर कर दें। वैसे डाउटफुल इसमें कुछ होगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा, मैं कई बार क्रॉस चेक कर चुका हूं, ठीक है। इसको देखते हैं, व्हाट फॉर्म इज अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट रिटर्न इन। किस फॉर्म में लिखा गया है वो आपको बताना है, ये भी आप जानते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बैलेड है, ठीक है। ज्यादा मैं इसको अब एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बहुत टायर्ड हो चुका हूं मैं भी। सो फ्रेंड्स,
आज के लेक्चर में इतने एमसीक्यूज कवर करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक पर किसी अच्छे राइटर को लेकर या फिर ग्रामेटिकल पोर्शन को लेकर। तब तक के लिए आप अपना आपका ध्यान रखें, सेफ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।